हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां और ऊष्मा बजट के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने पिछली वाली क्लास में बताया था कि हमारा जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्लाइमेटोलॉजी की ओर बढ़ रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले देखेंगे ऊष्मा क्या होती है। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है ना, जो ताप के कारण होता है। किसी पदार्थ के अणुओं की आंतरिक गतिज ऊर्जा का योग। किसका योग है? आंतरिक गतिज ऊर्जा का योग है। ऊष्मा से जुड़ी कुछ और बातें क्या है? ऊष्मा किसी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रभावित होती है। ऊष्मा को जूल की इकाइयों में मापा जाता है, अर्थात ये कह सकते हैं कि ऊष्मा का मात्रक जूल है। ऊष्मा ऊर्जा स्थानांतरण के जो है तीन तरीके हैं: चालन, संवहन और विकिरण, है ना। चालन, संवहन और विकिरण। चालन, संवहन, विकिरण को हम देख लेते हैं। चालन क्या होता है? ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है ना। चालन में माध्यम की आवश्यकता होती है। संवहन में भी माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ना। रेडिएशन में जो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चालन के अंतर्गत अगर हम देखें तो ऊष्मा एक कण से दूसरे कण को दी जाती है ना। मतलब कण इनके बहुत पास पास होते हैं, एक कण से दूसरे कण को दी जाती है। संवहन में कण स्वयं ऊष्मा ग्रहण करने के लिए स्रोत के पास जाते हैं और इसमें कणों की आवश्यकता नहीं होती। विकिरण में कणों की आवश्यकता नहीं होती। अगर तीसरा अंतर देखा जाए तो चालन के अंतर्गत कण अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, संवहन में कण अपना स्थान छोड़ देते हैं, इसमें कणों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। चौथा अगर अंतर देखा जाए तो ऊष्मा का संचरण मार्ग सभी ओर से संभव हो सकता है। संवहन में क्या होता है? ऊष्मा संचरण का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा या घुमावदार हो सकता है। ऊष्मा संचरण सदैव सरल रेखा में होता है। विकिरण के अंतर्गत अगर हम देखें तो ऊष्मा संचरण सदैव सरल रेखा में होता है। चालन में जो है ऊष्मा संचरण की गति धीमी होती है। संवहन में भी जो ऊष्मा संचरण की जो गति होती है वो धीमी होती है। और विकिरण के अंतर्गत अगर देखा जाए तो ऊष्मा का संचरण प्रकाश के वेग के बराबर होता है। आपको पता होगा प्रकाश का वेग कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। छठा अंतर अगर देखा जाए तो चालन के अंतर्गत किसी प्रकार की तरंगों की आवश्यकता नहीं होती है। संवहन में भी तरंगों की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि विकिरण में विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। चालन, संवहन और विकिरण में आपको एक अवधारणात्मक समझ होनी चाहिए। अब हम देखेंगे एल्बिडो। एल्बिडो क्या होता है? सूर्य के प्रकाश के उस हिस्से को कहते हैं जिसे कोई सतह परावर्तित कर देती है ना। मतलब मान लो कि सूर्य का प्रकाश आया और जितना प्रकाश परावर्तित हो जाता है वो क्या कहलाता है? एल्बिडो कहलाता है। एल्बिडो सतह और वायुमंडल के गुणों को दूर से महसूस करने में अहम भूमिका निभाता है। ये सतह के तापमान, वनस्पति आवरण और वायुमंडलीय संरचना को प्रभावित करता है। एल्बिडो को मापने के लिए एल्बिडोमीटर का उपयोग किया जाता है ना। इसकी उत्पत्ति के एल्बिडो शब्द की उत्पत्ति लाटिनी भाषा के एल्बुस से हुई है, जिसका मतलब सफ होता है। कुछ और अगर तथ्य देखें, अगर कोई सतह सारा प्रकाश परावर्तित करते तो उसका एल्बिडो 1 के बराबर होता है ना। मतलब पूरा अगर प्रकाश परावर्तित कर दे तो उसका एल्बिडो 1 माना जाता है। यदि कोई सतह 30% प्रकाश को परावर्तित करती है तो उसका एल्बिडो 0.3 माना जाता है। यदि है ना, 0.3 माना जाता है। पृथ्वी का एल्बिडो 0.37 के आसपास है, सामान्यतः 0.35 माना जाता है, जबकि चंद्रमा का एल्बिडो 0.12 के आसपास है ना। जिस वस्तु का एल्बिडो 1 के करीब होता है वो बहुत चमकीली होती है ना। जिसमें ज्यादा चमक होती है उसका एल्बिडो 1 के आसपास होता है। और जिस वस्तु का एल्बिडो 0 के करीब होता है वो वस्तु काली होती है ना, अर्थात पूरा प्रकाश अवशोषित कर लेती है, बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने देती। उसका एल्बिडो 0 के लगभग माना जाता है। अब हम देखेंगे ऊष्मा बजट, है ना। ऊष्मा बजट, तो सबसे हम पहले ये मान लेते हैं कि पृथ्वी द्वारा कुल सौर ऊर्जा 100 इकाई अगर प्राप्त हुई तो उसमें से 35 परावर्तित हो जाती है। जैसे मैंने बताया था पृथ्वी का एल्बिडो कितना है? 35 है, तो पूरा 35 पूरा चला जाता है, ये परावर्तित हो जाता है। इसमें वायुमंडल के द्वारा 31 इकाई परिवर्तित होती है। वायुमंडल के अंतर्गत भी अगर देखें तो बादल से 27 इकाई परिवर्तित होती है, जबकि धूल के कणों के द्वारा चार चार इकाई परिवर्तित होती है। और पृथ्वी की सतह से टकराने के बाद
4 इकाई परिवर्तित हो जाती है। इस तरह ये 35 जो इकाई होती है ये परावर्तित हो जाती है। ये क्यों हो जाती है? क्योंकि पृथ्वी का एल्बिडो 35 है। अब अवशोषित कितनी करती है? अवशोषित करती है 65 इकाई, है ना। 65 इकाई अवशोषित करती है। इसमें वायुमंडल के द्वारा 18 इकाई अवशोषण किया जाता है और पृथ्वी की सतह के द्वारा 47 इकाई अवशोषित किया जाता है। अगर पृथ्वी की सतह जो 47 इकाई अवशोषित कर रही है उसको भी अगर फर्दर डिवाइड किया जाए तो उसमें सतह से निष्कासित दीर्घ विकिरण बाह्य अंतरिक्ष में जो 5 इकाई चली जाती है, संवहन के रूप में 15 इकाई जाती है और चालन के रूप में 4 इकाई का प्रयोग होता है ना। और वाष्पीकरण के रूप में 23 इकाई का प्रयोग होता है। इससे ये पूरा 47 जो पृथ्वी की सतह से अवशोषित हो रहा है वो डिविजन्स हो जाता है ना। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी का जो बैलेंस है वो 100 रहता है, वो पूरा इसमें कवर हो जाता है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करेंगे। हमने आज ऊष्मा संचरण की विधि देखी जिसके अंतर्गत चालन, संवहन और विकिरण के बारे में जाना, है ना। चालन, संवहन और विकिरण के बारे में जाना और ऊष्मा का जो बजट है ना, हीट का जो बजट है उसके बारे में जाना कि अवशोषण और जो परावर्तन है वो कितना % हो रहा है, वो किन किन चीजों से अवशोषण और अवशोषण और परावर्तन हो रहा है। ठीक है, अगले वाले वीडियो में हम तापमान के बारे में जानेंगे और क्लाइमेटोलॉजी के जो आगे के कॉन्सेप्ट है उनके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए